नमस्कार दोस्तों, आज हम उस आईपीओ का रिव्यू करने जा रहे हैं जिस आईपीओ का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उस आईपीओ का नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ये आईपीओ 14 जुलाई से आपके अप्लाई करने के लिए ओपन हो रहा है। इस आईपीओ का फुल रिव्यू आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, क्या इसमें लिस्टिंग गेन की संभावना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए ही इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस आईपीओ का पूरा रिव्यू। पहला, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। इस कंपनी का वित्तीय मॉडल क्या है, बिजनेस कैसे करते हैं? तो इस कंपनी का मेन बिजनेस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो आपने सुना होगा, उस म्यूचुअल फंड का ही इनका कारोबार है। इसके साथ और भी बहुत सारे फंड्स को मैनेज करना और उन्हें बेचना, यही इनका काम है। इसी से इनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? तो इस कंपनी के दो मुख्य प्रमोटर्स, सबसे बड़े बड़े प्रमोटर्स है, जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक, और दूसरा है आमुदी इंडिया होल्डिंग्स। इन दोनों के पास ही सबसे ज़्यादा स्टेक है और यही अपने शेयर्स को बेच करके निकल रहे हैं। यानी कि ये एक ओएफएस होने वाला है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि इसमें कोई प्रीफेस इश्यू नहीं होने वाला है। ये पूरा ओएफएस है, यानी कि कंपनी को इस आईपीओ से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला है। पूरा पैसा जो है प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। ये आईपीओ 100% बुक बिल्ट ऑफर होने वाला है, यानी कि इसका कोई फिक्स प्राइस नहीं है। एक प्राइस बैंड होगा जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस प्राइस बैंड पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए हमेशा ये बोला जाता है कि कट ऑफ अमाउंट पर ही आप अप्लाई करें। टोटल 11,500 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है दोस्तों, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज बनाई गई जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक ऑफर फॉर सेल है, तो कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जो कि इस कंपनी से बेच करके निकल रहे हैं? तो इसमें सबसे बड़े दो प्रमोटर्स एसबीआई और आमुदी इंडिया होल्डिंग्स है, जो कि कुल मिलाकर 98% होल्डिंग्स इस कंपनी में रखते हैं। एसबीआई के पास लगभग 62% की होल्डिंग है और आमुदी इंडिया होल्डिंग के पास 36% की होल्डिंग है, जिसमें से 10% ये दोनों बेच रहे हैं। और इसके बाद फिर इनके पास 55 और 32% की होल्डिंग ही इस कंपनी में बचेगी और कुल मिलाकर इनका जो होल्डिंग है वो आईपीओ के बाद केवल 88% का रह जाएगा और फिर बाकी 10% पब्लिक के लिए चला जाएगा। दोस्तों, इस आईपीओ के आरएचपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और एक एकदम रोचक जानकारी दी है, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वो जानकारी क्या है कि आईपीओ के आरएचपी के पहले पेज में जानकारी दी है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है इस कंपनी में, उसकी लागत प्रति शेयर केवल 15 पैसे है। और वो शेयर आज लिस्ट कितने पे हो रहा है, या उसका आईपीओ कितने पर? 550 रुपये से ज़्यादा पे आ रहा है। मतलब 15 पैसे का जो कीमत है वो 550 रुपये बन गया। मतलब कितने लाखों गुना उसके शेयर्स में वृद्धि हुई है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के रखें तो पैसा हमें बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलता है, यानी कि लाखों गुना की वृद्धि भी हो सकती है। यानी कि इस कंपनी ने देखिए केवल 15 पैसे का इन्वेस्ट किया और आज 500 से ऊपर रुपए में उसको बेच रही है। तो इतनी काम की चीज़ है कि हमें पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आईपीओ में। अब बात करते हैं कोटे की कि कितना कोटा किस किस के लिए रिजर्व किया गया है। तो इस आईपीओ में चूंकि ये एसबीआई के साथ जुड़ी हुई कंपनी है, इसलिए इसमें शेयर होल्डर कोटा भी होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए भी कोटा रखा गया है, जिसमें जो है एम्प्लॉयज़ में दोनों कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, यानी कि एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट कंपनी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों की एम्प्लॉयज़ को यहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। और जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स होंगे, यानी शेयर होल्डर होंगे, वो उन शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सके। इसके बाद जो बचेगा उसे बोलते हैं नेट ऑफर, और इस नेट ऑफर का 50% क्यूआईबी के लिए आरक्षित होगा और 15% एनआईआई के लिए, और बाकी जो 35% बचेगा वो रिटेल कैटेगरी के लिए आरक्षित होगा। यानी कि आपके पास 35% का जो शेयर होगा वो आपके लिए होगा, आप और हमारे जैसे लोगों के लिए, जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस आईपीओ में आपको, हालांकि ये आईपीओ जो है बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, इसमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि एक नामी कंपनी का आईपीओ है। कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक पेन पर केवल एक लॉट के लिए अप्लाई करें, ताकि आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। किस कोटे के लिए कितने करोड़ के शेयर्स जो है रिजर्व किए गए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आपको जानकारी दे दूं कि एम्प्लॉयज़ के लिए 54 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट भी रखा गया है, यानी कि जो अपर प्राइस बैंड है वहाँ से 54 रुपये कम करके आप एम्प्लॉयज़ जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो इस आईपीओ के बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,16,000 करोड़ रुपये का हो जाएगा, यानी कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी ये बन जाएगी। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है के फिनटेक। अब आप यहाँ पर हम थोड़ा सा पर्सनल चर्चा कर लेते हैं कि देखिए, मैंने बहुत बार जो है आईपीओ अप्लाई किया, उसमें के फिनटेक और लिंक इन टाइम का जो आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है मुझे, वो लगभग 50-50% है। मतलब 4 बार लोगों दोनों में मिल गया मुझे, लेकिन बिग शेयर से आज तक मुझे कभी नहीं। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको किन आईपीओ से कितना अलॉटमेंट मिला है। अब बात कर लेते हैं इनके बिजनेस मॉडल की। तो इनका मेन बिजनेस है वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि आप नाम सुनते हैं। म्यूचुअल फंड जब खरीदने जाते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ही इनका मेन बिजनेस है, और इनकी जो मेन इनकम आती है वो मैनेजमेंट फीस से आती है। फाइनेंशियल ईयर 26 की मैं अगर बात करूँ तो लगभग जो है 96% का रेवेन्यू मैनेजमेंट फीस से ही आया है। ये भारत की बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो लगभग 15% का शेयर इस कंपनी के पास है। 31 मार्च 2026 तक इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है 12.5 लाख करोड़ रुपए तक का था। और मैं अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो 31 मार्च 2026 तक जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें 43,800 मिलियन का इनका रेवेन्यू था।
क्या आप भी किसी कंपनी का शेयर इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि आपको डिविडेंड चाहिए होता है? तो ये कंपनी आप ही के लिए है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपने शेयर धारकों को जो है 55,000 मिलियन का भारी डिविडेंड दिया है। अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करें तो लगभग 63% का रेशियो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है किसी भी कंपनी के लिए। हमने इस कंपनी की अच्छी बातें जानी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए जो कि वो रिस्क और जोखिम को बढ़ा देते हैं, जो कि रेड फ्लैग्स हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला रेड फ्लैग तो यही है कि ये पूरा 100% ओएफएस है, यानी कि इस आईपीओ से एक भी पैसा जो है कंपनी के विकास में नहीं जाने वाला, पूरा पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला। तो ये पूरा ओएफएस है। दूसरा इसका रेड फ्लैग ये है कि इसमें जो है कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है। इसमें जो इनकम आती है वो लगभग 56% की जो इनकम है वो केवल टॉप 10 म्यूचुअल फंड से आती है, और इस फंड प्रदर्शन करना बंद कर दें तो कंपनी की इनकम पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक लिटिगेशन भी चल रहा है जीएसटी का, जो कि 131 करोड़ का डिमांड निकाल के भेजा है कंपनी को, जो कि 2017-18 के केस के लिए है, जो कि अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। उनकी डिमांड का मान बहुत बड़ा है, जो कि अपील में जो है निर्धारित होगा कि कंपनी के पक्ष में जाएगा या फिर जीएसटी को पेमेंट करना पड़ेगा। कंपनी ने अपने आरएचपी में ये बात भी बताया कि 1992 और 1997 का जो शेयर अलॉटमेंट हुआ था, उसमें कुछ जो शेयर अलॉटमेंट के पेपर्स हैं वो कंपनी के पास या आरओसी के पास भी नहीं है। तो भविष्य में हो सकता है कि इसमें अगर जांच हो तो इस पर कंपनी को एक भारी पेनल्टी लग सकती है। कंपनी ने एक मेलवेयर अटैक के बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें यह बताया कि कंपनी के ई-केवाईसी सर्विस प्रोवाइडर और ई-शॉप मैनेजमेंट पोर्टल पर 2025 में एक मेलवेयर अटैक हुआ था, जिससे साइबर सिक्योरिटी के दिक्कतें आई थी और डाटा चोरी होने का शक है। यह है कि सेबी ने बीईआर यानी कि बेस एक्सपेंस रेशियो को घटा दिया है। आपकी भाषा में कहें तो इससे कंपनी का रेवेन्यू गिर सकता है, क्योंकि कंपनी की जो 96% रेवेन्यू है वो आ रही है ट्रांजेक्शन फी से, और सेबी ने इसी रेशियो को कम कर दिया, यानी कि भविष्य में कंपनी की जो इनकम का सोर्स है ट्रांजेक्शन फी से वो घट करके आ सकता है, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू गिरता हुआ दिख सकता है। तो ये भी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब आते हैं इस आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीआर कंपैरिजन पर, जिससे हमें पता चलेगा कि इस आईपीओ में पैसा में लगाने पर पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये शेयर सस्ता है या फिर महंगा है, क्या इसका वैल्यूएशन सस्ता है या महंगा है। इसका जो सबसे करीबी कॉम्पिटिटर है एचडीएफसी एएमसी, उसका पी रेशियो 41.71, आईसीआईसीआई एएमसी का 49.38, इंडस्ट्री का पीई है 41.64। और अगर हम इस आईपीओ का अपर प्राइस बैंड से अगर हम पी रेशियो निकालने की कोशिश करें एसबीआई का, तो एसबीआई एएमसी का 38.16 निकल के आता है, जिसको अगर हम बाकी से अगर कंपेयर करें तो ये हमें सस्ता लगता है, यानी कि पैसा बनने की संभावना तो यहाँ पर है। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो एचडीएफसी का रेवेन्यू है 41,200 मिलियन, आईसीआईसीआई का 57,646 मिलियन, वहीं एसबीआई एएमसी का रेवेन्यू है 43,800 मिलियन, यानी कि रेवेन्यू के मामले में भी ये कहीं पीछे नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये आईपीओ बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ इसकी दो सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि इसका बेस एक्सपीरियंस रेशियो, यानी कि इसकी इनकम भविष्य में कम होने की संभावना है, और दूसरा जो है इनका रेवेन्यू का कॉन्सेंट्रेशन जो रिस्क है वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है। बाकी आईपीओ में कोई दिक्कत मुझे हाल में लगी नहीं, और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ का जो है ग्रे मार्केट पेमेंट जो कि अनऑफिशियल होता है वो भी 25% से ऊपर दिखा रहा है। तो आप कह सकते हैं कुछ पैसा तो इस आईपीओ में बन सकता है, और ये आईपीओ जो है लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसका फैसला आप जो है लिस्टिंग के बाद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा तो व्यू है कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में जो है बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसी सेक्टर की बाकी कंपनी को आप देखें तो आपको उनके शेयर प्राइस में अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में पैसा बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि शेयर मार्केट में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उछल-पुछल, कभी मार्केट गिर जाता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है। तो लोग जो है अपना पैसा सुरक्षित साधन में लगाना चाह रहे हैं, और सुरक्षित साधन के रूप में वो म्यूचुअल फंड को ही देख रहे हैं। और म्यूचुअल फंड में भी जो है वो कंपनियां जो नामी कंपनी जिसमें पैसा डूबने के चांसेस या जिसके मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा हो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है वो तेज़ी से ग्रो करता हुआ एक मार्केट है। तो इसलिए एएमसी वाले जो कंपनियां हैं, जैसे कि एसबीआई एएमसी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में पैसा लगाने से कोई खतरा की संभावना मुझे नहीं लगता है। इस कंपनी में ग्रोथ की पूरी संभावना है, तो इसलिए आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करें कि हमारे आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं, उसके लिए आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं, जिसमें मैंने आईपीओ की फुल डिटेल जो है A to Z कंपैरिजन बताया है। आईपीओ कैसे काम करता है, आईपीओ में कैसे अप्लाई करना चाहिए, किन बातों को अवॉइड करना चाहिए जिससे हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, वो पूरी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई। तो इस वीडियो को देख करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताइए कि आप इस एसबीआई एएमसी के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं।